Hello everyone and welcome to my accounting class। आज की क्लास में हम लोग इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ेंगे। तो पहले ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता क्या है? व्हाट इज दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? जब एक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को हम स्टैंडर्डाइज कर देते हैं, मतलब कि फिक्स कर देते हैं कि ऐसा ही अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा, तो हम उस अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को बोलते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है और उसे फिक्स करने की क्या आवश्यकता पड़ती है, स्टैंडर्डाइज करने की क्या आवश्यकता पड़ती है कि ऐसा ही होना चाहिए? देखिए, बहुत सारी जगह पे ना डिफरेंट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के स्कोप नजर आते हैं। जैसे अगर हम इन्वेंट्री की वैल्यूएशन कर रहे हैं तो मेरे दिमाग में आता है कि हम फीफो मेथड अप्लाई कर लें, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लीफो मेथड अडॉप्ट कर लें, वेटेड एवरेज मेथड अडॉप्ट कर लें, क्या करें? अगर हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है अपनी अकाउंटिंग में, तो मेरे मन में विचार आता है या विकल्प बनते हैं क्या क्या कि हम WDV मेथड लगा लें या SLM मेथड लगा लें, या बहुत सारे और भी छोटे मोटे तरीके हैं जो आपने पढ़ा है, सम ऑफ ईयर ऑफ डिजिट मेथड लगा लें, क्या लगा लें। तो जब इन विकल्पों को बंद कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए और आपको फिक्स कर दिया जाए, सुनिश्चित कर दिया जाए कि आपको यही अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अप्लाई करना है अपने अकाउंट्स में, तो उसे कहा जाता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अच्छा, अब विकल्प क्या हर जगह अवेलेबल होते हैं? बहुत सारी जगह पे शायद विकल्प क्रिएट ही नहीं होंगे। हर कोई पूरी दुनिया में ऑटोमेटिक इसी तरीके का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट चल रहा है, तो वहां पे कोई स्टैंडर्ड बनाने की आवश्यकता होती ही नहीं है। एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाने की आवश्यकता कब पड़ जाती है। जैसे मान लीजिए हम और आप दोनों लोग मिलके किसी का अकाउंट्स चेक कर रहे हैं, ठीक है, और बड़े मजेदार तरीके से खेल खेल में अकाउंट्स चेक कर रहे हैं, ठीक है। एक्सपेंडिचर की लिस्ट दी हुई है, जैसे ही एक्सपेंडिचर का नाम आता है हम लोग चेक कर रहे हैं कि उसने अकाउंट सही किया है कि नहीं। तो आप फटाक से बताते हो कि वो कैपिटल है कि रेवेन्यू, मैं भी बोलता हूं कि वो कैपिटल है कि रेवेन्यू। तो एक्सपेंस ए आया, आपने बोला कैपिटल, मैंने बोला कैपिटल। फिर एक्सपेंस बी आया, आपने बोला रेवेन्यू, मैंने भी बोला रेवेन्यू। फिर एक्सपेंस सी आया, आपने बोला कैपिटल, मैंने भी बोला कैपिटल। एक्सपेंस डी आया, आपने बोला कैपिटल, मैंने बोला रेवेन्यू। क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी खेल रहे थे और अकाउंट्स किसी का चेक कर रहे थे, आपने बोला कैपिटल और मैंने बोला रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो फिर मैंने आपसे पूछा कि आपने कैपिटल क्यों बोला, लॉजिक बताइए, व्हाई दिस एक्सपेंडिचर इज टू बी कैपिटलाइज्ड, ये कैपिटल खर्चा क्यों है? तो आपने अपने लॉजिक्स दिए, और पता है आपके लॉजिक्स मुझे इतने पसंद आए कि मैंने खुद कह दिया कि ये एक्सपेंडिचर कैपिटल है, जबकि मैं क्या बोल रहा था, रेवेन्यू। मैंने कहा हाँ भाई आप ही सही हो, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। लेकिन आप तो ठहरे बड़े ही सज्जन आदमी, भले आपकी बात मैंने मान ली, आपने कहा नहीं सर आप बताइए आप रेवेन्यू क्यों कह रहे थे। तो मैंने कहा मुझे रेवेन्यू एक्चुअली इसलिए लगा एट द फर्स्ट इंस्टेंस क्योंकि मैं ऐसे सोच रहा था, मैंने बताया आपको। और जैसे ही आपने वो लॉजिक सुना, पता है आपने क्या कहा? आपने कहा ये खर्चा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। लीजिए लड़ाई उल्टी हो गई, अब मैं कह रहा हूं कैपिटल, आप कह रहे हो रेवेन्यू। यानी ऐसी प्रॉब्लम औरों को भी आती होगी, पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में ये एक प्रॉब्लम होगी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की। कुछ लोगों को कुछ लग रहा है, कुछ लोगों को कुछ लग रहा है, और दोनों की लॉजिक्स भी हैं। तो पता है इस तरीके की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जब हमारे देश में प्रॉब्लम क्रिएट करती है कि क्या करना चाहिए, तो ऐसे मुद्दे को उठाता है ICI। जब वो मार्केट में ऐसी प्रॉब्लम देखता है कि लोगों का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है ऑन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट और सबके ओपिनियन लॉजिकल है, तो ICI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि ऐसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को का क्या करना चाहिए। अब कैपिटल की रेवेन्यू, सर ने बोला कोई एक पर्टिकुलर वो कैपिटल है, बच्चे ने बोला रेवेन्यू है, आओ इसको जज करते हैं, फाइनलाइज करते हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए। तो ICI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट उसके लिए क्या रिलीज कर देती है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। कहती है अब ये स्टैंडर्ड है। अगर स्टैंडर्ड में लिख दिया गया कि ये कैपिटल है,
तो अब ना आपका लॉजिक ना मेरा लॉजिक, कुछ नहीं, ये कैपिटल है और यही अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉलो करना पड़ेगा। अगर वही इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने वो स्टैंडर्ड बना दिया होता कि ये रेवेन्यू है, तो हमें और आपको इसे सबको रेवेन्यू मानना पड़ता। राइट, बात समझ में आ रही है? अच्छा, कभी कभी ऐसा होगा जब मैं आपको स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ाऊंगा और बताऊंगा कि देखिए ये ट्रीटमेंट करना चाहिए, तो आपको लगेगा सर मुझे लग रहा है ये थोड़ा सा इलॉजिकल है, मुझे ना ये ट्रीटमेंट करना चाहिए इसका। तो एक बात बताइए, क्या आप गलत हो वहां पे? नहीं, एक्चुअली वो स्टैंडर्ड बना ही क्यों? वो स्टैंडर्ड बना इसलिए क्योंकि वहां पे मल्टीपल ऑप्शन थे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के। अगर मल्टीपल ऑप्शन नहीं होता, पूरी दुनिया में सबको एक ही तरीके से लग रहा होता अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, तो शायद स्टैंडर्ड बनाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। स्टैंडर्ड बनाते कब है? ध्यान से समझिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाने की जरूरत तभी पड़ती है जब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के ऑप्शंस होते हैं। कोई ऐसे कर लेगा, कोई ऐसे कर लेगा। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपको लगे कि नहीं सर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो ट्रीटमेंट बता रहा है मुझे मजा नहीं आ रहा, ये ट्रीटमेंट ऐसा होना चाहिए। तो शायद कुछ लोग आपके जैसा सोच रहे थे, तभी तो ये बात आईसीआई तक पहुंची और उन्होंने स्टैंडर्ड बनाया। राइट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये किसी ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया हुआ है कि ये नियम है, ठीक है, और यही सत्य है, यही सही है। ये ट्रीटमेंट हमें फॉलो करना है, क्योंकि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का बोर्ड है ना, एएसबी, याद कीजिए इस नाम को भी, नया वर्ड सीख रहे हैं आप, एएसबी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड की जो ग्रुप बनी थी, जिसमें लोग स्टडी कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे, उन्होंने ये कॉन्क्लूड किया। शायद उस ग्रुप में आप होते तो कंक्लूजन कुछ और ही होता, हो सकता है कि नहीं? बिल्कुल ये उसी तरीके से है। ऐसे समझ लीजिए, मोदी जी अच्छे हैं कि बुरे हैं? क्या वो इलेक्शन जीत के आए हैं तो वो अच्छे हैं? ये थोड़ी ना कह रहे हैं। ज्यादातर लोगों ने उन्हें फेवर किया है। राइट, तो जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आता है ना, तो उसके लिए भी ग्रुप बैठता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड का, जो इस पे रिसर्च करता है और फाइनल कंक्लूजन देता है। तो बेसिकली ज्यादातर लोगों ने उस अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को फेवर किया होगा जो स्टैंडर्ड के रूप में आया है। जो आप सोच रहे हो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, क्या वो भी कंसीडर हुआ होगा? बिल्कुल हो सकता है कंसीडर हुआ हो, लेकिन शायद उसको ज्यादातर लोगों ने फेवर नहीं किया होगा, इसलिए वो स्टैंडर्ड नहीं बन पाया। राइट, तो अगर आपके मन में कभी ऐसा विचार आए कि दिस कुड बी वन ऑफ द ट्रीटमेंट, देन यू आर एब्सोल्युटली राइट, दिस कुड हैव बीन वन ऑफ द ट्रीटमेंट, बट इट हैज बीन फिक्स्ड नाउ बाय द आईसीआई दैट दिस सेट ऑफ treatment would only be followed, and therefore an accounting standard has been released. देखिए, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ना जरूरी क्यों है? क्यों बनाना जरूरी है? अरे लोग अलग अलग ट्रीटमेंट कर रहे हैं, करने देते हैं, करो भाई। बहुत जरूरी है। एक बात बताइए, दो कंपनीज हैं, कंपनी ए, कंपनी बी, दोनों कंपनी की रेवेन्यूज बराबर, दोनों कंपनी के खर्चे बराबर, तो क्या दोनों कंपनी का प्रॉफिट बराबर आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। सर कैसी बात कर रहे हैं? अगर रेवेन्यू बराबर है, खर्चे बराबर हैं, तो प्रॉफिट तो बराबर आना ही चाहिए। लेकिन उनका प्रॉफिट पता है बराबर नहीं आ रहा, क्योंकि उनके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अलग अलग है। एक पर्टिकुलर खर्चा है जो कंपनी ए ने रेवेन्यू ट्रीट किया है, और वही पर्टिकुलर खर्चे को कंपनी बी ने कैपिटल ट्रीट किया है। तो कैपिटल ट्रीट करने की वजह से वो तो कैपिटलाइज हो गया और उस पर सिर्फ डेप्रीशिएशन चार्ज हुआ, जबकि कंपनी ए ने तो वो पूरा का पूरा रेवेन्यू खर्चा बना दिया, जिसकी वजह से कंपनी ए का प्रॉफिट कम हो गया और कंपनी बी का प्रॉफिट बड़ा दिखाई दे रहा है, क्योंकि उसने एक पर्टिकुलर खर्चे को कैपिटलाइज कर दिया और उसका एक पर्टिकुलर पोर्शन, भाई जब भी हम किसी चीज को कैपिटलाइज करते हैं, एसेट बनाते हैं, तो बस उस पर डेप्रीशिएशन चार्ज होता है ना पीएल में। तो पीएल में खर्चा कम दिखाई दे रहा है, कंपनी बी का प्रॉफिट ज्यादा दिखाई दे रहा है। पता है इन्वेस्टर्स की नजर में कंपनी बी अच्छी हो गई, ठीक है, बैंकर्स को अगर लोन देना है तो वो कंपनी बी को ऑप्ट कर रहे हैं, जबकि वो समझ नहीं पा रहे हैं कि कंपनी ए और कंपनी बी दोनों बराबर हैं। अब आपको समझ में आया
कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अगर एक जैसा नहीं होगा तो दो बराबर में परफॉर्म करने वाली कंपनी में भी हो सकता है एक अच्छी दिखाई दे बिकॉज ऑफ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट और दूसरी बुरी दिखाई दे। अरे गड़बड़ तो तब हो जाएगी, और इनफैक्ट ऐसा भी हो सकता है कि एक कंपनी जो कम अच्छी परफॉर्म कर रही है उसी का प्रॉफिट ज्यादा दिखाई दे रहा है बिकॉज ऑफ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। उसने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऐसे ऐसे कर रखे हैं, खर्चों के ट्रीटमेंट इस तरीके से कर रखे हैं, और भी न जाने कौन कौन से ट्रीटमेंट हैं जो अलग तरीके से कर रखे हैं, जिसकी वजह से उसका प्रॉफिट ज्यादा दिखाई दे रहा है, जबकि वो कम अच्छा परफॉर्म कर रही है और एक बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाली कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कम दिखाई दे रही है। तो क्या आपको समझ में आया कि अगर हमें कंपैरिजन चाहिए, हमें एक बार में समझना है, तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एक जैसा सभी का होना बहुत जरूरी है कि पूरे देश में हर कोई एक जैसा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करे। हालांकि देश और आगे बढ़ चुका है, आज ग्लोबलाइजेशन का एरा है, ठीक है। दुनिया भर की कंपनीज, मल्टीनेशनल कंपनीज है जो इंडिया में भी काम कर रही हैं, अपने देश में भी काम कर रही हैं, राइट। अगर उनके इंडिया का अकाउंटिंग का तरीका अलग हो और विदेश में अकाउंटिंग का तरीका अलग हो, तो उस सेम कंपनी को ही क्या प्रॉब्लम नहीं होगी, और उस कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो देखने वाला इन्वेस्टर होगा वो इंडिया के लिए समझ ही नहीं पा रहा है क्या अलग ट्रीटमेंट है, वो विदेश में है उसका अलग ट्रीटमेंट है, राइट। इंडिया में दिखाई दे रहा है कि प्रॉफिट है, जबकि अगर वही हम विदेशी वाला अकाउंटिंग ट्रीटमेंट लगा दे तो पता चला इंडिया में लॉस है। यानी प्रॉफिट और लॉस एक कंपनी कमा रही है कि गवा रही है, ये बात पता ही नहीं चल पा रहा है ट्रीटमेंट अलग अलग होने से। तो इस ग्लोबलाइजेशन के एरा में तो इनफैक्ट पूरे ग्लोबली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को एक बनाने का भी प्रयास किया जा रहा है, और उसके लिए भी हम आगे बात करेंगे। अभी फिलहाल हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं जो इंडिया में एप्लीकेबल है, इंडिया का जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल है। अब हमने वर्ड यूज कर लिया जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, हम इसे बोलते हैं गैप, GAAP, गैप। व्हाट इज दिस गैप? जो भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जनरली एक्सेप्ट किया गया है, ये जो ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया बनाती है ना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये क्या है? हमारे देश का एक गैप है, ठीक है। गैप एक वाइडर टर्म है, हर दुनिया में अलग अलग जगह पे अलग अलग अकाउंटिंग के ट्रीटमेंट स्टैंडर्डाइज किए गए हैं, ठीक है। हम लोग ने जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को स्टैंडर्डाइज किया उसको एक नाम दिया, ये नाम है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज द नेम which has been given to the accounting treatment which was standardized by India, ठीक है। What is this? This is an gap, ये एक जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल है इन इंडिया। अमेरिका में भी एक जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, उसको बोलते हैं US गैप, ठीक है। यूके में, अदर यूरोपियन कंट्रीज में एक स्टैंडर्ड चलता है IFRS, ये वहां का जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल है। अब देखिए स्टैंडर्डाइज करना क्यों इंपॉर्टेंट है, हम इसी पे चर्चा कर रहे थे कि प्रॉफिटेबिलिटी में देखिए प्रॉब्लम आ गई, समझ में ही नहीं आया कौन ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है कौन बुरा परफॉर्म कर रही है। एक और एग्जांपल लेके समझाते हैं कि स्टैंडर्डाइज करना ट्रीटमेंट अकाउंटिंग का क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों मान लीजिए मेरा एक बैच शुरू हो रहा है इन द मंथ ऑफ फरवरी, और उस बैच की फीस है 10,000 रुपीज। वो बैच स्टार्ट हो रहा है फेब में, तो वो 4 महीने के लिए वो बैच चलेगा, फरवरी, मार्च, अप्रैल एंड मई, 4 महीने के लिए वो बैच चलेगा, ठीक है। फीस कितनी है? 10,000 रुपया, जिसमें से फरवरी और मार्च एक फाइनेंशियल ईयर में आएगा, अप्रैल और मई अगले फाइनेंशियल ईयर में आएगा। तो अब मेरे दिमाग में प्रश्न उठ रहा है कि जो 10,000 रुपए की मैंने फीस ली है वो किस साल की रेवेन्यू है? आप समझ पा रहे हो? मैं बताता हूं मैं क्या बोल रहा हूं। वी आर डूइंग इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। एसेट की माई फीस इज 10,000 रुपीज। ये किस लिए फीस है? फॉर 4 मंथ बैच, और वो 4 महीने क्या हैं? अप्रैल, वो 4 महीने क्या हैं? फरवरी,
मार्च, अप्रैल और मई, ठीक है, जिसमें से फरवरी और मार्च एक फाइनेंशियल ईयर में आएगा और अप्रैल में अगले फाइनेंशियल ईयर में आएगा। लेकिन मैंने फीस कलेक्ट कर ली फरवरी की 1 तारीख को, यानी ये जो पहला फाइनेंशियल ईयर है इसको हम लिख देते हैं FY1 फाइनेंशियल ईयर 1 और इसको लिख देते हैं FY2 फाइनेंशियल ईयर 2 बातचीत करने के लिए। मैंने 1 फरवरी को ही ये पैसा कलेक्ट कर लिया। अब आप सोच के मुझे बताइए 10,000 रुपए रेवेन्यू कहां दिखाई जाए, पहले फाइनेंशियल ईयर की कि दूसरे फाइनेंशियल ईयर की? तो शायद आप में से कुछ बच्चों का ओपिनियन होगा कि सर एक ऑप्शन ये है कि सर 10,000 रुपए पहले फाइनेंशियल ईयर की रेवेन्यू है, क्योंकि पैसा तो आ गया, आपको फीस आ गई, भले 4 महीना बैच चले 6 महीना बैच चले। दूसरे हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे हों जो ये कहें कि सर जब तक आप बैच कंप्लीट नहीं कर देते क्या आप उस रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं? क्या आप अगर बैच बीच में छोड़ देंगे तो आर यू एलिजिबल टू टेक दैट 10,000 रुपीज, या आपको बच्चे को रिटर्न कर देना चाहिए? मान लीजिए किसी वजह से मैं बैच कंप्लीट नहीं करता हूं तो क्या मुझे बच्चे को 10,000 रुपये वापस दे देने चाहिए? बच्चे ने मुझसे पूछा, मैंने कहा हाँ दे देने चाहिए। तो कहा सर तो अभी आपकी रेवेन्यू हुई नहीं है, कंप्लीट तो कराइए, बैच कंप्लीट होगा अगले फाइनेंशियल में 10,000 रुपये आपका यहां पे रेवेन्यू बनता है, आप कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं? वो एक एडवांस है जो आपके पास पड़ा हुआ है सर बच्चों का, जब तक आपने सर्विस कंप्लीट नहीं की है यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दैट मनी। मैं डर गया, मैंने कहा हाँ भाई फाइनेंशियल ईयर 2 का ही है पैसा, ना डांटो भाई, इतना ना डांटो। तीसरा कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने कहा कि सर अगर आप 10,000 रुपया ले रहे हैं, 4 महीने का बैच है तो 2 महीने का 5,000, 2 महीने का 5,000 हुआ, आधा कोर्स तो आप कंप्लीट करा ही देते हैं, तो 5,000 रुपए की रेवेन्यू आप यहां मान लीजिए और अगले साल 5,000 रुपए की रेवेन्यू मान लीजिएगा। पैसा भले आपको आ गया 10,000 रुपया, आप उसमें से 5,000 रुपया अपना सेल्स मान लीजिए, रेवेन्यू मान लीजिए, ठीक है, अब 5,000 रुपया अभी एडवांस मान लीजिए जो अगले साल आप रेवेन्यू दिखा दीजिएगा। बताइए अलग अलग ओपिनियन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कौन सा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सही है? अरे सब सही है भाई साहब, ठीक है, तभी तो ऐसे मुद्दे जाके इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया में पहुंचते हैं। और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट अब क्या कहती है? कहती है भाई अगर ये सब सही है तो कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा। समझ में ही नहीं आएगा कि रेवेन्यू कैसे रिकॉग्नाइज हुई है। दो लोगों का अगर हमें कंपेयर करना हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंपेयर कर पाएंगे? नहीं, क्योंकि हो सकता है एक बंदा ये वाला ट्रीटमेंट लगा रहा है, दूसरा बंदा ये वाला ट्रीटमेंट लगा रहा है, कंपेयर हो ही नहीं पाएगा। तो चलो एक काम करते हैं, इसको स्टैंडर्डाइज कर देते हैं। तो इसके लिए भी एक स्टैंडर्ड आया हुआ है, उसका नाम है AS9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन। रेवेन्यू कैसे रिकॉग्नाइज करना चाहिए? क्या मैं आपको ये बताऊंगा अभी कि इसमें से कौन सा सही है ट्रीटमेंट? नहीं, AS9 पढ़ोगे ना, पढ़ना, वहां सब बताया है, राइट। एक एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कई कई घंटे लेगा कंप्लीट होने में, ठीक है। दे आर सर्टेन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड विच विल टेक 5 hours 6 hours, इनफैक्ट कुछ तो ऐसे हैं 10-10 घंटा भी क्रॉस करेंगे, राइट। यस, there are few, I won't tell right now, there are certain accounting standard which will even take more than 10 hours to complete। तो क्या आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट यहां पे मैं बता रहा हूं? नहीं, मैं आपको अभी बता रहा हूं फॉर्मेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, कि व्हाट इज द सिचुएशन वेयर इन एन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कम्स। कैसी सिचुएशन होती है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आता है? क्लियर है? तो ऐसी सिचुएशन में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बड़े कंफ्यूजन हो रहे थे ट्रीटमेंट को लेके। चलिए आइए जहां से कुछ नोट से पढ़ते हैं। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अभी आगे चल के मैं बात करूंगा। आपने जनरली मार्केट में ये सारे वर्ड सुने होंगे, आपने AS सुना होगा, आपने इंड AS सुना होगा, सब बताएंगे, आप चिंता बिल्कुल नहीं कीजिएगा। आपने US GAAP सुना होगा, आपने IAS सुना होगा, IFRS सुना होगा। ये सब क्या हैं? ये सब स्टैंडर्ड का नाम है। हर देश अपने स्टैंडर्ड को कुछ नाम देता है। जो हम तैयार करते हैं ना अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को स्टैंडर्डाइज करके कि भाई ये होगा, तो उसको एक नाम दिया जाता है। तो हम लोग ने अपने देश में उसको नाम दिया है क्या? AS। हमारे ही देश का ये भी है इंड AS, बताऊंगा आपको कि ये क्या है। तो ये सब नाम है,
जो एक देश स्टैंडर्ड जब बनाता है अकाउंटिंग के लिए तो उसको नाम देता है। हमने अकाउंटिंग का स्टैंडर्ड बनाया, उसका नाम ही दे दिया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ठीक है। फिर उसके बाद इंडिया का है तो एक हम लोग ने बनाया इंड ASB। तो कुछ ना कुछ नाम देते हैं लोग। ये है क्या कुल मिला के? ये सब के सब हैं गैप, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। Those accounting principles which are generally accepted all over, those accounting principles which are generally accepted all over, उसे कहा जाता है गैप। और जनरली एक्सेप्टेड कौन होता है? जो उस देश की अकाउंटिंग बॉडी, रिकॉग्नाइज्ड अकाउंटिंग बॉडी क्रिएट करती है। जैसे हमारे देश में AS क्रिएट हुआ है, राइट। तो अब ध्यान दीजिएगा, गैप एक वाइडर टर्म है, ठीक है। जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्टैंडर्डाइज होता है उसको गैप कहते हैं। अब उस गैप का कुछ ना कुछ नाम होना चाहिए। हमारे देश में हम गैप का नाम क्या है? AS है, ठीक है। यूके में गैप का नाम क्या है? IFRS है, समथिंग लाइक दिस, राइट। Generally accepted accounting principle, GAAP refers to a common set of accepted accounting principles, standards and procedures that a business reporting entity must follow when it prepares and presents its financial statement. GAAP is a combination of authoritative standards set by policy board, ठीक है। कुछ चीजें हैं, ये एक थ्योरेटिकल चैप्टर है जो आपको थ्योरी के ही नज़र से इसको समझना होगा। हालांकि ये पूरे प्रैक्टिकल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की फॉर्मेशन की बात कर रहा है। इंटरनेशनल लेवल पे हम उसको क्या बोलते हैं? हम उसे IFRS बोलते हैं। ये बात मैंने बता दी, ठीक है। बहुत सारी जगह पे IFRS यूज़ होता है। इंडिया में हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंड AS दोनों यूज़ करते हैं। अभी AS इंड AS क्या है सब चर्चा होगी। क्या एस्पेक्ट कवर होता है जब हम बनाते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को? तो क्या चीज कब जरूरत पड़ती है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की, ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर रिटन पॉलिसी डॉक्यूमेंट इशूड बाय गवर्नमेंट विद द सपोर्ट ऑफ रेगुलेटरी बॉडीज। जैसे कंपनीज के ऊपर कंपनीज एक्ट चलता है और कंपनीज एक्ट से रिलेटेड सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है? MCA के पास, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के पास, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, जैसे ICI ने अगर स्टैंडर्ड बना दिया तो क्या कंपनियों पे लागू हो जाएगा? नहीं, कंपनी का अपना कानून है, कंपनीज एक्ट 2013, मालूम है ना आपको। कंपनीज एक्ट 2013 बताता है कि कंपनीज के ऊपर क्या लागू होगा, क्या नहीं लागू होगा। अगर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने स्टैंडर्ड बना दिया तो वो लागू नहीं हो जाएगा कंपनीज पे। वो MCA क्या करेगी? वो बताएगी कि हाँ ये एप्लीकेबल है कंपनीज पे, तब जाके एप्लीकेबल होगा, ठीक है। तो एक बॉडी है नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, NFRA। ये भी गवर्नमेंट की बॉडी है। एक्चुअली कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंपनीज पे लगना चाहिए कि नहीं, NFRA की जिम्मेदारी होती है कि उस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को स्टडी करे, एनालाइज करे और MCA को रिकमेंड करे। फिर से समझिएगा NFRA का क्या रोल है। NFRA का रोल है कि जब भी ICI के स्टैंडर्ड बनाए, NFRA उसको इवैल्यूएट करे, ये समझने की कोशिश करे कि क्या इसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सही है, क्या इसे कंपनी पे अप्लाई करना चाहिए, क्या कंपनी के ऊपर इसे लागू करना चाहिए। अगर उन्हें लगेगा कि हाँ इसे लागू करना चाहिए तो वो MCA को रिकमेंड करेंगे कि भाई हमने स्टडी कर लिया, एनालाइज कर लिया, ये एक परफेक्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा, ये कंपनीज पे भी लागू कर देना चाहिए। तो MCA क्या करेगा? उसे लागू करा देगा, कहेगा ये सभी कंपनीज पे लागू है। और आपको जान करके खुशी होगी कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने जितने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए हैं सभी को NFRA ने MCA को रिकमेंड किया है और MCA ने वो सारे के सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंपनीज पे लागू भी किए हैं। यानी जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना हुआ है वो सभी पे लागू है, ठीक है। अच्छा, किन एस्पेक्ट्स को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कवर करता है? रिकॉग्निशन एस्पेक्ट को। अभी रिकॉग्निशन का तो बहुत अच्छा एग्जांपल हमने लिया, रेवेन्यू रिकॉग्निशन। कब रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होनी चाहिए? जब ऐसी परेशानी आए तो स्टैंडर्ड बनाने की आवश्यकता होती है। मेजरमेंट, अब मेजरमेंट का तरीका नहीं पता चल रहा है। जैसे मेजरमेंट का मतलब होता है, जैसे इन्वेंट्री वैल्यूएशन कर रहे हो तो ये एक मेजरमेंट है, यू आर मेजरिंग द वैल्यू, ठीक है। इन्वेंट्री वैल्यूएशन कैसे होना चाहिए? फीफो मेथड लगाएं, लीफो मेथड लगाएं, ठीक है।
वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड लगाएं, और मेजरमेंट की कहाँ जरूरत पड़ती है, इन्वेस्टमेंट में भी मेजरमेंट की जरूरत पड़ती है। मान लीजिए मैंने एक इन्वेस्टमेंट खरीद रखी है, किसी का रिलायंस कंपनी के शेयर्स हैं मेरे पास, मैंने खरीदा था 5 लाख रुपए के, ईयर एंड पे उसकी वैल्यू है 8 लाख रुपए, तो मेरे पास 8 लाख का शेयर, मेरा एसेट 8 लाख रुपए का बैलेंस शीट में दिखना चाहिए या 5 लाख का? मैंने तो खरीदा 5 ही लाख का था, लेकिन वो है आज 8 लाख रुपए का। देखिए, आप मत कुछ सोचिए कि क्या होना चाहिए, अरे आप सोच के करेंगे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में लिखा है कि यही ट्रीटमेंट होना चाहिए तो वही आपको करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें कोई लॉजिक वाली बात नहीं है कि हम सोचते हैं, जरा दिमाग दौड़ाते हैं, देखें क्या जवाब आता है। अरे कुछ नहीं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट बता रहा है और वहां पे आपको मिल भी जाएगा। इसका एएस है AS 13, ठीक है, अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स बताता है वो। जैसे अभी हम इन्वेंट्री की बात कर रहे थे तो ये AS 2 में दिया गया है। अभी वो सब भी छोड़ दीजिए, बस अभी समझ, ऊपर ऊपर से समझ रहे हैं AS कहां कहां घुस जाता है। अगर रिकॉग्निशन की प्रॉब्लम आ जाए, मेजरमेंट की प्रॉब्लम आ जाए, प्रेजेंटेशन के लिए भी स्टैंडर्ड्स बनाए जाते हैं। देखिए, बहुत सारी जगह पे प्रेजेंटेशन बहुत मायने रखता है। जैसे प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट, ये एक लाइबिलिटी है, लेकिन क्या आपने नोटिस किया इसका बैलेंस जो होता है ना, क्रेडिट बैलेंस होता है प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट, ये अनरिकवरेबल अमाउंट ऑफ डेटर होता है। लेकिन इसको हम कभी भी बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में नहीं दिखाते हैं, एसेट साइड में ना डेटर में से कम करके दिखाते हैं। कभी आपने सोचा ऐसा कि भाई दुनिया जहान के जितने भी फिगर्स हम बैलेंस शीट में लिख रहे हैं सारे के सारे पॉजिटिव फिगर लिखते हैं, यहां क्यों निगेटिव फिगर लिख दे रहे हैं? ये प्रेजेंटेशन की डिमांड है कि प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट माइनस करके डेटर में से दिखाते हैं बैलेंस शीट में। जबकि क्या ये ऐसा पॉसिबल है कि नहीं है कि भाई वो उसका क्रेडिट बैलेंस है, उसको हम लायबिलिटी साइड में उठा के डाल दें तो भी तो बैलेंस शीट मैच करेगी ही करेगी। हम डेटा से न लेस करें, डेटा को फुल अमाउंट पे दिखाएं और प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट को लायबिलिटी साइड में दिखा दें, बिल्कुल पॉसिबल है ऐसा, बट वी डू नॉट डू इट। व्हाई? तो बहुत सारे केसेस में हमें देखने को मिलता है कि प्रेजेंटेशन के लिए स्टैंडर्ड्स बनाए जाते हैं कि भाई आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, दिस यू नीड टू प्रेजेंट इट इन दिस मैनर। नेक्स्ट इज डिस्क्लोजर। डिस्क्लोजर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए, हम हर चीज में बोल रहे हैं ना मान लीजिए, राइट, इस बात को ध्यान रखिएगा कि क्या ये ट्रीटमेंट को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने डील किया है कि नहीं, क्योंकि एक्चुअल एग्जांपल हो सकता है मैं ले ही ना पा रहा हूं, मे बी यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड। आप बहुत लिमिटेड चीज अभी अकाउंटिंग में समझते होगे, विच आई नो, अकॉर्डिंग टू मी आप अभी बहुत छोटी छोटी अकाउंटिंग जानते हो। आप डिप्रिसिएशन समझते होगे, इन्वेंट्री समझते होगे, शायद मैं उतनी ही बात कर भी पा रहा हूं आपसे। तो मुझे अपने एग्जाम्पल का दायरा जो है ना बहुत सीमित रख के बनाना पड़ रहा है। तो वो एग्जाम्पल ये अल्टीमेटली व्हेन विल गो टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो हमें एग्जैक्टली वैसा मिलेगा कि नहीं, क्वाइट पॉसिबल कि ना मिले। एक बार के लिए मान लीजिए कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है कि डेप्रिसिएशन आप SLM मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड या फिर WDV मेथड दोनों से ही कैलकुलेट कर सकते हो। तो कर दिया मैंने कोई एक मेथड लेके कैलकुलेट। हर मेथड में डेप्रिसिएशन की वैल्यू भी अलग अलग आएगी। अगर मेथड चेंज कर दिया जाए तो डेप्रिसिएशन घट या बढ़ सकता है, और अगर डेप्रिसिएशन घट या बढ़ गया तो प्रॉफिट भी अल्टीमेटली घट या बढ़ सकता है। होगा कि नहीं ऐसा? बिल्कुल होगा। अब एक बात बताइए, एक बंदा जो आपकी बैलेंस शीट देख रहा है, आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देख रहा है जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस में 2 डेप्रिसिएशन लिखा हुआ है पर्टिकुलर अमाउंट, क्या वो देख के पता लगा लेगा कि ये SLM है कि WDV है? बिल्कुल नहीं पता चलेगा, बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा वो SLM मेथड है कि WDV मेथड है। लेकिन क्या ये बात उसको पता होनी चाहिए? हाँ, अरे यार ये तो बता दो भाई, जो भी एनालाइज कर रहा है बैलेंस शीट PL को, जो भी यूजर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, इन्वेस्टर्स हैं, बैंकर्स हैं, गवर्नमेंट है, दे मस्ट नो इट ऑल दिस थिंग। तो कुछ स्टैंडर्ड ऐसे बनते हैं जो कहता है कि ये बात डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। आइए नोट्स टू अकाउंट बनाइए,
ठीक है, बैलेंस शीट पीएल के साथ साथ नोट्स टू अकाउंट बनाइए, उसमें ये बात डिस्क्लोज कीजिए। अगर कोई ऐसा स्टैंडर्ड नहीं होता तो शायद बंदा कह देता ओ मेथड लिखना मैं भूल गया। क्यों? क्योंकि कोई स्टैंडर्ड था ही नहीं ना, तो इंसान भूल भी सकता है, नहीं भी बताया, और नहीं बताया तो आप ब्लेम भी नहीं कर सकते कि क्यों नहीं बताया। कह रहे कि अरे कोई भी मेथड यूज कर सकते, किए हैं, बताने को कहां कहे थे तुम। तो दे आर सर्टेन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड विच फोकसेस ओनली एंड ओनली ऑन टू डिस्क्लोजर, कि आपको ये चीज डिस्क्लोज करनी होगी सो एज टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ ऑल द स्टेक होल्डर्स ऑफ द एंटिटी। तो ये चीज हमने कवर कर ली। द फॉलोइंग आर द बेनिफिट्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का फायदा क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने बोला स्टैंडर्डाइजेशन। पूरे देश में एक जैसा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अप्लाई होगा, है कि नहीं? अच्छी बात, ठीक है। अगर एक जैसा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट स्टैंडर्डाइजेशन हो जाएगा तो कंपैरेबिलिटी पॉसिबल होगी कि नहीं? एक दूसरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आप कंपेयर कर सकते हो। हर कोई अलग अलग ट्रीटमेंट कर देता, क्या कंपेयर कर रहे हो, तो कुछ समझ में ही नहीं आएगा, ट्रीटमेंट ही अलग लगा रखा है। खर्चा ज्यादा दिख रहा है तो कोई जरूरी नहीं है खर्चा ज्यादा हुआ हो, क्योंकि हो सकता है कि एक ऐसा खर्चा उसने खर्चा लिख दिया हो जो खर्चा था ही नहीं, क्योंकि ट्रीटमेंट ही अलग कर रहा है, तो कंपैरेबिलिटी नहीं आती। स्टैंडर्डाइजेशन हो जाने से आप दो बैलेंस शीट को रख के कंपेयर कर सकते हो, दो पीएल को रख के कंपेयर कर सकते हो कि दोनों ने क्योंकि एक ही जैसा ट्रीटमेंट किया है। अब सचमुच जिसका प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा है वो ज्यादा है, क्योंकि दोनों की ट्रीटमेंट एक ही है, तो कंपैरेबिलिटी बहुत अच्छा हो जाता है। और डिस्क्लोजर्स, स्टैंडर्ड बनने से डिस्क्लोजर हो जाता है, हर बात पता चलती है। एक बात बताइए, कंपनी है जो ह्यूज प्रॉफिट कमाई हुई है, ठीक है, खूब सुंदर प्रॉफिट है, सब कुछ है, अच्छा है, बैलेंस शीट पीएल देखे और आप बैलेंस शीट पीएल देखते ही समझ गए कि इस कंपनी में 100 करोड़ रुपए लगाएंगे। पता है एक बात आपको पता ही नहीं चली, वो कंपनी 3 महीने बाद बंद होने वाली है। आप कहोगे कि अरे अच्छा तो कमा रही, अरे सब चीज कर रही है, कमा रही है, अच्छा, हम कहां कह रहे हैं कि कुछ नहीं हो रहा है। उस कंपनी में इंटरनल डिस्प्यूट्स हो गए इसलिए कंपनी अब बंद हो रही है, कोई भी और दूसरा फैक्टर है मान लेते हैं, या अभी कोई घटना हुई है, लास्ट 31 मार्च तक तो अच्छा सब कुछ चल ही रहा था, आपने वो सब देखा और उसके बेसिस पे इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार हो गए। तो क्या आपको नहीं लगता कि डिस्क्लोजर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है? अगर ये कंपनी बंद हो रही है तो भाई बता दे हमको कि हम बंद हो रहे हैं। तो ऐसे स्टैंडर्ड्स हैं, एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो आपको ये बताएगा, जिसमें कंपनी को मैंडेटरी कर दिया जाएगा, एंटिटी को मैंडेटरी कर दिया जाएगा कि आप बताइए कि आप अभी लगातार चलते रहोगे या बंद होने वाले हो, ये भी बताइए। अंडरस्टूड? तो देखिए बहुत सारे केस में ना डिस्क्लोजर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक छोटा सा डिस्क्लोजर हमें नहीं पता चला कि वो कंपनी चालू है कि बंद है, और बेस्ड ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आई वाज रेडी टू इन्वेस्ट माय 100 crores इनटू द कंपनी, बट एज सून एज आई गॉट टू नो कि नहीं भाई यहां पे कंपनी बंद होने वाली है, क्या मेरा डिसीजन सेम होगा? ऑब्वियसली माय डिसीजन विल चेंज इन दैट केस, ठीक है। तो कंपैरेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ साथ डिस्क्लोजर्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का सबसे अच्छा चीज है। चलिए अब आगे बात करते हैं, हाउ मेनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, कितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, यानी आईसीआई ने, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, जो स्टैंडर्ड्स बनाती है, उसने कितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए हैं? तो उसने अभी तक टोटल 29 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्रिएट किए हैं, 29 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इशूड, ठीक है। इस 29 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में से 2 एएस और 27 एएस अलग कर देते हैं, 2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डिलीट हो गए हैं। तो यानी आज इफेक्टिव अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कितने हैं? आज की डेट में इफेक्टिव 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। अब कौन से 2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डिलीट हो गए हैं ये समझते हैं। AS6 ये एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड था किसी जमाने में, डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग, और जिस समय ये AS6 डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग था, उसी समय एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता था AS10 भी,
जिसका नाम उस समय था फिक्स्ड एसेट्स। ध्यान से पूरी बात को सुनिएगा। इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS 10 में फिक्स्ड एसेट की कॉस्ट ऑफ रिकॉग्निशन बताई गई थी कि अगर आप एक एसेट खरीदते हैं तो वो कितने रुपए का बैलेंस शीट में दिखाई देगा। तो आप कहेंगे इसमें कौन सी बात है सर, 5 लाख का खरीदे तो 5 लाख में दिखाई देगा। नहीं बेटा, इसमें बहुत सारी बातें होती है। आप एक एसेट खरीदे 5 लाख रुपए की, उसको लाने का भाड़ा लगा 2 लाख रुपया, तो भाड़ा जोड़ा जाएगा एसेट में कि उसको भाड़े की तरह खर्चे में दिखाएंगे, है एक प्रश्न। दूसरा, उस एसेट को देखने के लिए आप गए थे, ठीक है, तो आप जब गए थे एसेट को देखने के लिए, भाई कहीं से खरीद के लाए हो ना, तो आप खुद गए थे देखने के लिए। जब देखने के लिए गए थे तो आपका भी किराया लगा था 5,000 रुपया। तो वो एसेट की कॉस्ट है या कंपनी का ट्रेवलिंग का खर्चा है? ठीक है, मशीन को लेके आए तो उस मशीन की इंस्टॉलेशन करानी पड़ी, तो इंस्टॉलेशन का खर्चा, मशीन का खर्चा, ऐसी हजारों बात होती है। ठीक है, आई बिलीव इस स्टैंडर्ड में भी बहुत समय लगता है। दिस इज ऑल्सो एन वेरी ह्यूज एंड वेरी लॉन्ग स्टैंडर्ड। ठीक है, तो मैं अभी स्टैंडर्ड पे फोकस नहीं, बस आपको थोड़ा थोड़ा एहसास दिला रहा हूं कि हाँ भाई, इस स्टैंडर्ड में फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड बात थी। और एक एसेट AS था AS 6, जिसमें डेप्रिसिएशन की सारी बातें थी कि फिक्स्ड एसेट पे डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होगा। AS 10 को रिवाइज किया गया। AS 10 को क्या किया गया? रिवाइज किया गया, इसे चेंज किया गया और इसका नाम कर दिया गया प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। और जब रिवाइज करके इसका नाम ये रखा गया तो इसमें फिक्स्ड एसेट की भी सारी बात कही गई और डेप्रिसिएशन की भी सारी बात कह दी गई। तो जब एक फिक्स्ड एसेट और डेप्रिसिएशन सारी बात इसमें AS 10 में आ गई, जिसका नाम है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, तो इसकी जरूरत ही नहीं है, अब डेप्रिसिएशन की सारी बात यहां आई गई। तो इसलिए AS 6 डिलीट हो गया था। AS 10 है आज भी, वो बस फिक्स्ड एसेट नाम से चेंज होकर नाम उसका हो गया प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अब इसमें फिक्स्ड एसेट की भी सारी बात है और डेप्रिसिएशन की भी सारी बात है, इसलिए AS 6 की आवश्यकता नहीं थी, उसको हटा दिया गया। दूसरा मैं आपको बताता हूं क्या है AS 8। AS 8 ये था रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इसका नाम था। अब इसके साथ क्या हुआ? रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके जो चीज आप क्रिएट करते हो वो आपकी एक एसेट होती है, एक इंटेंजिबल एसेट। जब भी हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं, कुछ रिसर्च करते हैं, तो निश्चित है हम कोई ना कोई फॉर्मूला डेवलप कर लेते हैं और वो मेरे लिए क्या है? एक इंटेंजिबल एसेट है। जैसे पता है, मैंने भी रिसर्च करके एक फॉर्मूला डेवलप किया है, सुनोगे? बिना गुठलियों वाला आम। आप सोच रहे होगे फ्रूटी, माजा, ये सब नहीं बेटा, मैंने एक ऐसा फॉर्मूला बनाया है ना, जिससे जब आप वो बीज डालोगे तो जब उससे पेड़ आएगा आम का ना, तो उस पे जो आम लटकेंगे, फल आम, उसमें अंदर गुठली नहीं होगी। मैंने बनाया वो फार्मूला, झूठ बोल रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं बनाया, मजे ले रहा था। ठीक है, तो ये अगर मैंने ऐसा बना दिया तो वो क्या था? वो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के थ्रू क्रिएट की गई मेरी एक इंटेंजिबल एसेट। ये जो फॉर्मूला है ये एक मेरा इंटेंजिबल एसेट है। अगर अब बताइए, अगर मैं ऐसी कोई चीज बना दूं तो लोग इसे खरीदने को तैयार हो जाएंगे कि नहीं? लाखों करोड़ों में। हाँ, तो ये एक इंटेंजिबल एसेट मैंने तैयार की है। ठीक है, क्या इसकी मदद से मैं लाइफ टाइम कमा सकता हूं? हाँ, मैं अपना फॉर्मूला किसी को बेचूंगा ही नहीं। मैं कहता हूं कि रात के अंधेरे में आके मैं बीज खुद से लगाऊंगा, तुमको बताऊंगा नहीं, मैं मेरे पास ही रहेगी, मैं बताऊंगा नहीं बीज कैसे बनती है वो। ठीक है, मैं लगा के जाऊंगा और पेड़ पे जितना आम उगेगा हर आम पे 10 रुपये हम लेंगे। अब जीवन भर कमाई का साधन हो गया, फॉर्मूला नहीं बेच रहे हैं। ठीक है, जो जो हमसे लेना चाहे फॉर्मूला ले। ठीक है, फॉर्मूला नहीं बताएंगे, बस पेड़ लगा देंगे तुम्हारा और रॉयल्टी कमाएंगे। जितना तुम्हारे पेड़ पे आम उगेगा हर आम पे 10 रुपये हम लेंगे। तो this will give me return over a period of time. Let me not focus much on to research and development. What I'm trying to say कि research and development की मदद से हम जो create करते हैं that's called an intangible asset. तो बाद में एक AS बना AS 26, जिसका नाम है intangible asset.
तो इनटेंजिबल एसेट को ना एक्वायर करने के दो तरीके होते हैं। एक्चुअली इनटेंजिबल एसेट्स को एक्वायर करने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका होता है कि रिसर्च करो और बनाओ, दूसरा होता है किसी का फार्मूला खरीद लो। अब किसी ने मुझसे 5 करोड़ रुपए में वो फार्मूला खरीद लिया तो उसका इंटेंजिबल हो गया, एसेट तो हो गया। कैसे? बाय परचेसिंग। तो इंटेंजिबल एसेट जो होते हैं ना वो दो तरीके से एक्वायर होते हैं। इंटेंजिबल एसेट की एक्विजिशन दो तरीके से होती है, एक होती है R&D के थ्रू, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और दूसरी होती है परचेस के थ्रू। जब एक AS बनाया गया AS 26 इंटेंजिबल एसेट, जिसमें दोनों बात आ गई, R&D भी आ गई, परचेस भी आ गई, तो ये R&D की अलग से जरूरत है क्या? नहीं, तो ये उड़ा दिया गया। आया समझ में क्यों दो डिलीट हुए? ये कारण था, दो AS डिलीट हो गए और अब बचे हमारे पास कितने? 27, इफेक्टिवली 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। ठीक है। अच्छा, एक बात और बताएंगे, बड़ी छुपी बात है, हल्ला करके आप किसी को नहीं बताएंगे और आप भी सुनने के बाद ये बात भूल जाएंगे। अगर आप ऐसा वादा मुझसे करोगे तो मैं ये बात बताऊंगा, नहीं तो नहीं बताऊंगा, क्योंकि जो बात मैं बताने जा रहा हूं वो हर जगह से उसको मिटा दिया गया है, कहीं उसके सबूत बचे ही नहीं है, तो किसी को पता ही नहीं है। कहोगे तो बता दूंगा, लेकिन आपको भी भूलना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीज तो है ही नहीं ना, वो तो डिलीट कर दी गई है, पुराने सबूत भी मिटा दिए गए हैं उसके। सर कौन सी सस्पिशियस बात कर रहे हैं भाई, ये क्या है? तो आइए आपको बताते हैं, बट तुरंत आप भूल जाएंगे इस बात को, इसे याद नहीं रखेंगे, नहीं तो एग्जाम में गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, मैं रिपीट करता हूं, अभी जो आपने सीखा है वो ये है कि 29 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू किए गए हैं, इसमें से 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इफेक्टिव हैं, लेकिन सिर्फ 1 से 29 तक ही नहीं, AS 30, 31 और 32 भी इशू किए गए थे। अरे सर ये क्या बात बता रहे हैं आप? हाँ, लेकिन हर जगह यहां तो देख रहे हैं इशूड, सो फार इशूड 29 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, सिर्फ सर 29 ही लिख रहा है। एक्चुअली हुआ क्या, 3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जब बनाए गए 30, 31, 32, तो इसको बनाते ही तुरंत ट्रांसफॉर्म कर दिया गया, चेंज कर दिया गया, इसको यहां से हटा दिया गया और इसको बना दिया गया इंड AS। बने तो थे, देखिए कोई नकार नहीं सकता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 30, 31, 32 इशू किए गए थे, लेकिन इमीडिएटली ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड थे, दीज आर ऑल रिलेटेड टू फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, और इसको इमीडिएटली, क्योंकि उसी समय नया नया ताजा ताजा इंड AS का जन्म हुआ था। ठीक है, तो जो नए स्टैंडर्ड्स बनने लग गए और कॉम्प्लिकेटेड स्टैंडर्ड्स बनने लग गए, वो सोचा गया कि अब वो जो पुरानी सीरीज चल रही है ना उसको हटा देते, छोड़ देते हैं, अब नए वाले मिलाते हैं इसको। तो इसको तुरंत इशू करते ही तुरंत इसको इंड AS में डाल दिया गया था, ये तुरंत इंड AS के अंदर घुस गए जाके, तो इसलिए ये माना जाता है कि वो इशू हुए ही नहीं थे। अदरवाइज मैं ऐसे बताऊं तो टोटल 32 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू हुए हैं, जिसमें से 2 डिलीट हुए हैं। ठीक है, 3 खत्म हो गए हैं, ऐसे बोलेंगे हम, 32 इशू हुए, 3 खत्म हो गए, 2 डिलीट हो गए, तो बचे 27। बट यू कैनॉट से सो एज बिकॉज ICI ने भी अपनी बात चेंज कर ली है और यहाँ पे अब ऐसा कहा जाता है कि देयर वर ओनली 29 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इशूड, out of which 2 has been deleted, so effectively it is only 27 accounting standards, right? चलिए इसको हम ख़त्म कर देते हैं, मैं भी इसको डिलीट कर देता हूँ, सीधे काटता नहीं हूँ, पूरा उड़ा दिया, साफ कर दिया, ताकि सबूत ना रहे। जो आज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं वो कौन कौन से हैं ज़रा देख लीजिए। ये AS के नंबर हैं और ये उसके नाम हैं। AS1 डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज़, AS2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज, बहुत सारी जगह पे वर्ड रिवाइज लिखा हुआ है क्योंकि वो बाद में चेंज किए गए हैं। ठीक है, आपको इतना रिवाइज पे फोकस करने की आवश्यकता है नहीं, जस्ट टू लेट यू नो कि दिस हैज़ बीन चेंज्ड, इसलिए बस वहाँ पे रिवाइज लिखा हुआ है। AS3 कैश फ्लो स्टेटमेंट, AS4 कंटिजेंसीज एंड इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, AS5 net profit or loss for the prior period item and changes in accounting policies, AS7 is construction contract, यहाँ पे देखिए 8 नहीं है, क्यों? क्योंकि डिलीट हो गया। ठीक है, यहाँ पे आपने देखा 6 नहीं था 5 के बाद,
ठीक है, 6 डिलीट हो गया है, 8 डिलीट हो गया है, राइट। देन 9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन, जिसकी हम बहुत चर्चा कर रहे थे, फीस राजस्व की, फरवरी मार्च अप्रैल मई, ये सब कुछ जब AS9 आप पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कैसे होता है। AS9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन है। AS10 की अभी चर्चा किए थे हम आपसे, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, जिसमें पुराना वाला AS10 जो था फिक्स्ड एसेट्स, वो वाली बात रह गई इसमें, और साथ में जो डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग AS6 में था वो भी इसमें आ गई, और इसीलिए AS6 को डिलीट भी किया गया है। Then AS11, the effect of changes in foreign exchange rates, and until 29, this is provisions, contingent liabilities and contingent assets. ठीक है। Now status of accounting standard. AS कौन बनाता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। ASB का फुल फॉर्म है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। ठीक है, देखिए ICI जो है वो एक लेजिस्लेटिव बॉडी नहीं है, मतलब लीगल बॉडी नहीं है, लॉ फ्रेमिंग बॉडी नहीं है। लेजिस्लेटिव बॉडी मतलब अ बॉडी विच इज फ्रेमिंग लॉ, ठीक है। इट्स नॉट अ बॉडी विच कैन फ्रेम लॉ, कानून बनाने वाली बॉडी नहीं है ये, ठीक है, कि जो बना दिया वो सबको पालन करना पड़ेगा। तो कंपनीज एक्ट ये कानून है, MCA उसके लिए कानून बना सकता है, ठीक है। तो जब भी ICI के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाती है तो तुरंत क्या किया जाता है, तुरंत MCA उसको क्या करेगी, अप्रूव करती है, तब जाके वो कंपनीज के ऊपर लागू होता है। तो implication of mandatory status of an AS depends on whether the statute governing the enterprise requires compliance with AS। एक तो जैसे कभी भी यही होगा कि अगर उसको कोई लॉ गवर्न करता है, किसी भी बॉडी को, किसी भी एंटिटी को कोई लॉ गवर्न करता है, जैसे कंपनी को गवर्न करने के लिए कंपनीज एक्ट है, ठीक है। तो कंपनीज, बाकी के लिए तो कोई लॉ है भी नहीं, इंडिविजुअल्स वगैरह के लिए तो स्पेसिफिक कोई लॉ है नहीं कि अगर कोई प्रोप्राइटरशिप चला रहा है तो उसके लिए कोई लॉ है नहीं, तो वहाँ पे तो एप्लीकेबल हो ही जाएगा। लेकिन अगर कोई बॉडी है जो उसके लिए लॉ बनाती है, जैसे कंपनीज में हमारे पास एक बॉडी है कंपनीज एक्ट जो लॉ बनाती है उसके लिए, तो कंपनीज एक्ट को अप्रूव करना पड़ेगा वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। और मैंने आपको एक खुशी की बात बताई है कि जितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं सारे के सारे अप्रूव्ड है MCA के द्वारा, वो सारे के सारे लागू हैं कंपनीज पे। द कंपनीज एक्ट हैज नोटिफाइड ऑल द 27 AS and mandated the corporate entities to comply with the provision stated therein। तो कंपनीज एक्ट ने सारे के सारे अप्लाई कर दिए हैं, सबके सबको मैंडेटरी बना दिया है कंपनीज के लिए भी, राइट। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे। अभी इस क्लास में अभी और भी चर्चा करनी है हमें, बिकॉज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो है वो आज की तारीख में सिर्फ एक देश का अगर स्टैंडर्डाइज्ड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है तो उससे काम नहीं बनेगा, क्योंकि आज ग्लोबलाइजेशन का एरा है। एक ही कंपनी दुनिया में कई कोनों में काम कर रही है, अलग अलग देशों में काम कर रही है, दुनिया भर के लोग एक दूसरे एक देश में इन्वेस्ट कर रहे हैं, बहुत सारी फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारे देश में आ रही है। वो उन फॉरेन इन्वेस्टर्स को इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कैसे समझ में आएगा? मान लीजिए मैं पूरी दुनिया में पैसे लगाना चाहता हूँ, हर देश में पैसे लगाना चाहता हूँ, तो क्या बैठ के सबकी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ूँ क्या? तभी तो खाता वही समझ में आएगा और तभी इन्वेस्ट कर पाएंगे। तो ये सब नहीं होना चाहिए। आज लोग ग्लोबली इन्वेस्ट कर रहे हैं, एक कंपनी ग्लोबली एक्सपैंड कर रही है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट ये है कि वो ग्लोबल बने, एक ही जैसी ट्रीटमेंट पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में लागू हो। तो उसके लिए दुनिया ने क्या पहल की है, हमारे देश ने क्या पहल की है, ये सारी बात अभी इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में बाकी है, जो हम करेंगे आपसे अगली क्लास में।